morning, students. Today we start accounting for class 12th, first chapter. Before starting the class, I want to discuss some important fundamentals about this subject. So, whole syllabus is divided in three parts. Parts A, partnership, and part B, company account, and part C, ratio analysis and cash flow statement. Cash flow statement. So my whole accounting of class 12th is divided in three parts. First, partnership, second, company account, and third, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगर जो एग्ज़ाम की हम बात करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज जो है लगभग 35 to 40 मार्क्स. सेम कंपनी अकाउंट का वेटेज 35 to 40 टोटल. एंड थर्ड पार्ट सी का वेटेज जो है आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का है. तो इस तरीके से हमारा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है. 20 मार्क्स में हमारे पास दो चैप्टर हैं, दो क्या चार चैप्टर हैं, लेकिन दो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही वनडे चैप्टर हैं. लगभग एक दिन में हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. तो मेरा फोकस रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज़्यादा होगा. इसमें लगभग हम रेशियो एनालिसिस की लगभग 10 क्लासेस होंगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट की लगभग 15 क्लासेस होंगी, और इन दोनों को मिला के इसका वेटेज 20 मार्क्स का हो रहा है. इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे. इन दोनों में से पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पार्टनरशिप एंड देन कंपनी अकाउंट एंड लास्ट हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस. इसको स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप के बारे में हम कुछ बात करते हैं. बिजनेस करने के हमारे पास बहुत सारे मोड हैं. मोड ऑफ बिजनेस आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंगल ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. जैसे कि जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, मेडिकल स्टोर्स, या आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बिजनेस देखते होंगे जिसका ऑनर सिंगल होता है. इस तरीके से वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनर, जिसका केवल एक ही ऑनर रहता है. मीन्स इस टाइप के बिजनेस में केवल एक ही बंदे का पैसा इन्वॉल्व रहता है. जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है, और जो लॉसेस होते हैं वो उसी के होते हैं. तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. इन इंडिया इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसेस आप अपने आसपास देखते होंगे. ये हमारा बिजनेस करने का एक मोड है. सेकेंड, जो ये भी पॉपुलर मोड है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. आपने सुना होगा कभी कभी बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस करते हैं. हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं. एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्ड होना चाहिए कि हाँ, किस किस तरीके से बिजनेस होता है और किस बिजनेस की अकाउंटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, तो हर एक बिजनेस की अलग अकाउंटिंग होती है. इसलिए हमें इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है. हाँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक मोड है, जनरली आप देखते होंगे अपने आसपास. पार्टनरशिप के बारे में भी आपने सुना होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है सभी पार्टनर्स में बढ़ता है, लॉस होता है तो वो भी सभी पार्टनर्स बियर करते हैं. सो माय फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड आप कंपनी के बारे में भी
सुना होगा कि लोग कंपनी बना के बिजनेस करते हैं। ये 3 मोड ऐसे हैं जो जनरली हम लोग सुनते आए हैं अपने आसपास: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी बना के बिजनेस करना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर जॉइंट वेंचर के फॉर्म में बिजनेस करना। बट इट इज़ नॉट कवर माई सिलेबस, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने जर्नल एंट्री पास की होंगी, लेजर बनाया होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपने, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीज़ें आपने बनाई होंगी। तो वहाँ पे जो आप क्लास 11th में अकाउंटिंग सीख रहे थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बेसिकली आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था। सेकेंड, हमें जो यहाँ क्लास 12th में सीखना है वो सीखना है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं और कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सेम है जैसे कि आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो हर एक बिजनेस का एक अलग मोड होता है अकाउंटिंग का भी। तो यहाँ पे जो हमें सीखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में और कंपनी के बारे में। सर, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग जर्नल एंट्री सीखे, लेजर सीखे, ट्रायल बैलेंस, क्या इन सारी चीज़ों का यूज पार्टनरशिप में या कंपनी में है या नहीं है? तो हम कहेंगे जो बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी हैं उन सारी चीज़ों का यूज यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कई लोग मिल के करते हैं, प्रॉफिट कई लोगों में बढ़ता है, लॉस भी कई लोगों में बढ़ता है, तो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग के हैं कि जैसे जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, वो भी सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने 11th में अच्छे से सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी है, जो अकाउंटिंग जिन लोगों ने ठीक से कंप्लीट की है, उन लोगों के लिए आसान रहेगा। और जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ी अकाउंटिंग, हम जानते हैं आप लोग कितना 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप यहाँ से न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपके फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ठीक से इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप, और इसका जो चैप्टर 1 है आपकी बुक में वो बताता है फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स के बारे में हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी जो 1-2 लेक्चर होंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। तो पहले हम अपने थ्योरी पोर्शन में रहेंगे, फिर थ्योरी पोर्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट्स पे पहुंचेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग के 1 या 2 आज का लेक्चर और नेक्स्ट 1-2 लेक्चर और थ्योरी पे हम काम करेंगे, सीखेंगे, और फिर जो है हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पहली बात तो हम बताना चाहते हैं पार्टनरशिप जो गवर्न होती है वो बाय एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट एक 1932 है, उसी के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप में हर काम करते हैं। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में, तो कितने लोग पार्टनर हो सकते हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, या फिर कल को पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो वो फिर कैसे सॉल्व की जाएगी, पार्टनर्स का आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम बात करें तो 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिपीट करता हूँ, 4 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप अकेले रह के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बोलें? नहीं, फिर तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट थिंग इज 2 पर्सन का होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 20 हो सकते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग फॉर, एंड अदर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। तो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने के लायक नहीं है, क्योंकि 2 पर्सन होने चाहिए, बस कंप्लीट होती है बात। सेकेंड, अब 2 लोगों ने, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कि हम 2 लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, हम और आपने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के फॉर्म में। तो फिर पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहेगा? मेरे नाम से रहेगा या आपके नाम से रहेगा या फिर कोई यूनिक नेम रहेगा? पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हम सेटल करेंगे, वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म का नाम ये रहेगा और जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा। इन सारी चीज़ों को हम एक स्टैम्प पेपर पे रिटन फॉर्म में कर लेते हैं और उस पर दोनों पार्टनर्स के साइन हो जाते हैं। तो उसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के बारे में हम बात करें तो एग्रीमेंट मीन्स जो रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि हम लोगों के बीच में क्या क्या डिसाइड हुआ, फर्म का नाम क्या रहेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, आप पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस में या आप सिर्फ पैसा ही लगा देना चाहते हैं, बिजनेस कंडक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपकी जगह पे कोई और काम करेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को एक रिटन फॉर्म में हम लिख लेते हैं, उसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है वो आपका ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। सर ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट मीन्स जहाँ पे हम दोनों लोग आपस में बैठते हैं, आपस में बात करके ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हम बिजनेस इस तरीके से करेंगे और प्रॉफिट जो बटेगा पार्टनरशिप में वो हाफ हाफ रहेगा। कैपिटल जो आप लोग पैसे लगाएंगे वो बराबर बराबर रहेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे एक ओरल डिस्कशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। इट मीन्स ये ओरल एग्रीमेंट है। रिटन एग्रीमेंट उन्हीं सारी बातों को एक रिटन फॉर्म में जब हम कर लेते हैं तो हम उसको रिटन एग्रीमेंट बोलते हैं। सर एज एन एविडेंस, अगर जो कल को कोई डिस्प्यूट हमारे बीच होती है तो उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है, ओरल या रिटन? तो हम कहेंगे ओरल एविडेंस जो होता है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आप लोगों ने बात क्या की इसके बारे में, हम कैसे प्रूफ करेंगे कोर्ट में? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिटन एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। हम लोगों ने जो भी शर्तें डिसाइड की हैं वो एक रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और कल को कोई डिस्प्यूट होती है तो उसको हम कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप फर्म। रिटन एग्रीमेंट को हम एक वर्ड से और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। मीन्स पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, इट इज़ ओनली ए रिटन एग्रीमेंट। ओके, तो अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो वहाँ पे फिर से हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटन एग्रीमेंट। सो एक इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट हमारे लिए है एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप फर्म, एंड सेकेंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी ओरल आर रिटन, बट रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। सर क्या हम ऐसे पॉइंट में लिख दें तो सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल।
आप पॉइंट में लिख के अगर जो थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ अगर जो एग्ज़ाम में आप करते हैं तो आपको 4 मार्क्स गेन कर लेंगे आप। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मीन्स क्या? हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसके लिए कुछ प्लांट वगैरह ख़रीदने पड़ते हैं, लैंड वगैरह ख़रीदनी पड़ती है। जो गुड्स हम सेल करना चाहते हैं उसको बनाने के लिए अगर जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ता है, एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है कि बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि हर एक बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट होता है, तो मैं कहूँगा नहीं। जैसे कि सपोज़ एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से मैंने कोई गुड्स परचेज़ किया। मान लेते हैं मैं दिल्ली गया और दिल्ली से मैंने कोई एक मटेरियल परचेज़ किया जो वहाँ पे काफ़ी चीप सस्ता था, उसको मैंने परचेज़ किया और यूपी में मैंने उसको कुछ हाईएस्ट रेट पे सेल करके मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये एक ट्रांजैक्शन था। यहाँ पे एक बिजनेस हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक ट्रांजैक्शन किया। लेकिन क्या यहाँ पे कोई बिजनेस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये केवल एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे सेटअप ऑफ फैक्ट्री, लेबर, लैंड, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मीनिंग यही है कि एक्चुअल में आपका बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड सेकेंड, इसी में जो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक मैंने ट्रांजैक्शन किया, वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एब्सेंट था लेकिन प्रॉफिट मोटिव था। तो प्रॉफिट मोटिव का होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर हर एक बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होता है,